हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। हाँ, मैंने बोला था स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे, बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना 2 चैप्टर अपन पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के कर लेते हैं, फिर 2 चैप्टर अपन स्टैटिस्टिक्स के कर लेंगे। ठीक है, चलो तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का चैप्टर 2, है ना। तो अभी तक लाइक नहीं किया हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ये तुम्हारी एक भी क्लास बेटा छूटने ना पाए। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर 2 किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि क्या है आ जाओ देखते हैं। चलो भाई, तो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना 2nd चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम क्या है बेटा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब आज अपन इकोनॉमी की जो एक सेंट्रल प्रॉब्लम है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमी का मतलब आपको पता ही हो गया, अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बेटा। जिसने भी लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, मतलब फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, जाके फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ के आओ ताकि आपको ये वाला चैप्टर और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आ जाओ। तो लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि इकोनॉमी होती क्या है। इकोनॉमी एक एरिया होता है जहाँ पर सब लोग बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं टू अर्न देयर लाइवलीहुड, है कि नहीं। अपन ने ये पढ़ा था। अब अपन ने ये भी पढ़ा है बेटा कि ये जो इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। इस वाले चैप्टर में अपन डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। अपन ने जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो अपन ने एक चीज़ डिस्कस की थी बेटा कि अपन इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, है ना। क्या डिस्कस किया था अपन ने बेटा कि अपन इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, है ना। उसके पीछे का आंसर क्या निकल के आया था, अपन सर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं क्योंकि देयर इज़ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि रिसोर्सेज की क्या है बेटा, स्केर्सिटी है। मतलब जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अपनी इकोनॉमी में वो कैसे अवेलेबल है बेटा, कम अवेलेबल है। चलो आ जाओ, तो इसी को बेस बना के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अच्छा, तो इकोनॉमी में कौन रहते हैं बेटा, अपन रहते हैं। कौन, ह्यूमंस, है ना। इकोनॉमी में कौन रहते हैं, इकोनॉमी में अपन रहते हैं। और अपन कौन है बेटा, ह्यूमंस हैं। और ह्यूमंस की क्या है बेटा, वांट्स हैं। और यही जो वांट्स हैं वो कैसी हैं, वो हैं भाई अनलिमिटेड। कैसी हैं, अनलिमिटेड है बेटा। एज ए ह्यूमन बीइंग्स आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। मैंने ये फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था। चलो फिर से समझते हैं। मान के चलो कि तुम बढ़िया पढ़ लिख के अच्छे सीए, कोई भी बढ़िया अच्छा सा तुमने प्रोफेशन कर लिया, तुमने बढ़िया अपना बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तुम बढ़िया पैसा कमा रहे हो ना। पता है व्हाट यू विल डू, आपकी जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड ही रहेंगी। कैसे रहेंगी, पहले आप 2 व्हीलर खरीदोगे, है ना। फिर आपको लगेगा कि यार नहीं अब तो पैसा आ रहा है, फिर आप क्या खरीदोगे, कार खरीदोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में अभी मान के चलो कि आप एक छोटे फ्लैट में रह रहे थे, फिर आप क्या खरीदोगे, एक 4 BHK या आप थोड़ा बड़ा घर ले लोगे। फिर आपके पास और पैसा आ गया, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप अभी तो आपने सिर्फ गाड़ी ली थी, अब आप एक बड़ी गाड़ी ले लोगे। फिर ना आपके पास और पैसा आ गया, तो अभी तो आपने सिर्फ घर लिया था, अब आप क्या लोगे, बंगला ले लोगे। ठीक है, अभी तक तो आप कूलरों में सो रहे थे, लेकिन फिर आपने कहा यार अपने पास तो अब बहुत पैसा है, अब आप क्या लगा लोगे, AC लगा लोगे। समझ रहे हो। तो जैसे जैसे बेटा भले ही आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपके पास पैसा आता जाएगा, बट आपकी जो वांट्स है ना वो क्या नहीं होंगी, सेटिस्फाई नहीं होंगी। एक और एग्जांपल दूँ, घर में अगर आपके दादा दादी हैं, ठीक है, तो वो बेचारे क्या सोचते हैं, उनकी जो शुरू से ही डिमांड रहती है ना वो कैसी रहती है, ऐसी रहती है। तुम भी जब आओगे ना उस एज में तुम्हारी भी हो जाएगी, है कि नहीं, कि भाई अपने बच्चे हो गए तो वो कोशिश करते हैं कि भाई अपने बच्चों के क्या देख लें, बच्चे देख लें। थोड़े और अच्छी उम्र होती है कि हाँ भाई अभी और जी सकते हैं, तो वो और ये करने लगते हैं कि चलो अपने बच्चों की क्या देख जाएं, शादी देख लें। अगर वो शादी देख भी लेते हैं तो फिर वो ये कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के बच्चा देख लें। समझ रहे हो, विच मीन्स एज ए ह्यूमन बीइंग्स ना अवर वांट्स आर अनलिमिटेड। अपनी वांट्स क्या है बेटा, अनलिमिटेड है। अगर अपनी एक वांट सेटिस्फाई होती है तो दूसरी वांट इमर्ज होके आ जाती है। समझ में आया, मतलब अगर आपने अपनी एक वांट सेटिस्फाई कर ली तो ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम क्या आ जाएगी, दूसरी वांट आ जाएगी। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो एज ए ह्यूमन बीइंग्स अवर वांट्स आर अनलिमिटेड, सॉरी वी डू वांट्स एंड आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना। ह्यूमन बीइंग्स हैं तो अपन वांट करते हैं और अपनी वांट कैसी है बेटा, अनलिमिटेड है। कैसी है, अनलिमिटेड।
बट द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज वांट्स, यानी ये जो वांट्स है ना, क्या है ये जो वांट्स हैं, इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मीन्स का मतलब होता है बेटा साधन। क्या होता है? साधन। अच्छा, साधन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। क्या होते हैं? रिसोर्सेस। अभी आप चाहें भले ही पैसा ले लो, अभी अपन ह्यूमंस की बात कर रहे हैं ना, तो एज ए ह्यूमन बींग्स अपने लिए मेन रिसोर्सेस क्या है? मनी। अभी आप मनी ले लो, ठीक है। तो जो मेन साधन है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या होते हैं बेटा? रिसोर्सेस। और यही रिसोर्सेज अपने पास में कैसे हैं? या ये रहा, कैसे हैं अपने पास? स्केर्स। ये रिसोर्सेज अपने पास कैसे हैं बेटा? कम है, ठीक है। आपके पास अभी भले ही कितना ही पैसा हो, लेकिन बेटा वो पैसा कैसा है? वो पैसा स्केयर ही है, मतलब कि वो पैसा आपकी सारी वांट्स क्या नहीं कर सकता? सेटिस्फाई नहीं कर सकता। समझ में आया? वैसे ही इकोनॉमी में क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं? रिसोर्सेज। चलो, तो इकोनॉमी के रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? इकोनॉमी के रिसोर्स होते हैं आपकी लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, ठीक है। ये रिसोर्सेज हैं किसके भाई? इकोनॉमी के। तो इकोनॉमी में ये जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ना बेटा, ये रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हैं? दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल, बट ये कैसे हैं बेटा? स्केर्स है, मतलब ये रिसोर्सेज इतने नहीं हैं जो कि ह्यूमंस जो हैं उनकी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको क्या कर सकें? सेटिस्फाई कर सकें। इसी वजह से क्या आती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक प्रॉब्लम। क्या आती है बेटा? इसी वजह से आर्थिक प्रॉब्लम आती है। डेट एज ए ह्यूमन बींग्स वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। अपनी वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड है, बट उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो कैसे हैं बेटा? स्केर्स हैं। आगे समझ में अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल खुद ही लेके देख लो। आप मार्केट में जाओगे, आप मॉल में घूमते हो, मॉल में आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट शॉप्स रहती हैं। तो आप जब मॉल में घूमोगे तो आपको जो जो चीज़ पसंद आएगी, क्या आप खरीद सकते हो बेटा? आप नहीं खरीद सकते। द रीज़न इज़ बिकॉज द मनी यू हैव, मनी और वी कैन से द रिसोर्सेज यू हैव आर स्केर्स। वो कैसे हैं बेटा? स्केर्स हैं। तो एट दैट टाइम क्या निकल के आती है? उस टाइम आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उस टाइम क्या निकल के आती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। कहते हैं ना कुछ लोग कि यार इनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। इनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो क्या कर नहीं पा रहे हैं? वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये किस वजह से होता है? ये इस वजह से होता है बिकॉज एज ए ह्यूमन बींग्स अपनी वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड। अपनी वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड है कि नहीं? और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेस कैसे हैं? स्केर्स, यानी कम है। आ गया समझ में? चलो आ जाओ, तो अब पढ़ के देख लेते हैं फटाफट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? तो जो समझाया वही था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू द डिफरेंट यूजेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो यही है। सी, एक तो जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? स्केर्स हैं। और इन्हीं रिसोर्सेज का कैसा यूज़ है? अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब आप इन्हीं रिसोर्सेज को अलग अलग चीज़ों में क्या करते हो? यूज़ करते हो। अच्छा चलो, तो मैं दूसरे रिसोर्सेज नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एक ही रिसोर्स ले रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, जो कि कौन है बेटा? मनी, है ना। कौन है? मनी है, ठीक है। अब ये जो मनी है ना, मनी का आप इस्तेमाल काय में कर सकते हो? आपके ग्रॉसरी में इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स यानी क्या बोलते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, आप मोबाइल ले सकते हो, ठीक है। आप अपने एजुकेशन के ऊपर खर्च कर सकते हो, है कि नहीं, है ना। इतना आई थिंक वो है। अब देखो मनी से आप क्या कर सकते हो? मनी आपका एक रिसोर्स हो गया, लेकिन इसके कैसे यूजेस हैं? अल्टरनेटिव यूजेस हैं। आप पैसे से ग्रॉसरी भी खरीद सकते हो, आप पैसे से मोबाइल भी खरीद सकते हो, आप पैसे से एजुकेशन भी ले सकते हो अच्छी, है कि नहीं, और आप पैसे से घूमने फिरने भी जा सकते हो। तो वैसे ही जैसे मनी आपके लिए रिसोर्सेज है, वैसे ही आपके अगल बगल इतने सारे जो रिसोर्सेज हैं ना, उन सभी रिसोर्सेज का क्या है बेटा? अल्टरनेटिव यूजेज है। क्या है? अल्टरनेटिव
यूजेस। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है ना, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही आती है कि कैसे इन रिसोर्सेस को क्या करा जाए, एलोकेट किया जाए यानी लगाया जाए, या कैसे इनका यूजेस किया जाए अलग अलग। तो एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू द डिफरेंट यूजेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में कौन कौन होते हैं, इकोनॉमी में अमीर भी होते हैं और इकोनॉमी में गरीब भी होते हैं, है कि नहीं। तो अब अपने को क्या करना है, इकोनॉमी में इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल इस तरह से करना है कि अपन अमीरों के लिए भी गुड्स बना सकें और गरीबों के लिए भी गुड्स बना सकें। तो उसके लिए अपने को क्या करनी पड़ती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, अपने को यहाँ पे चॉइस करना पड़ता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा है इसमें, और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये लो ये आ गया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इन द अदर वर्ड्स बाय द इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब ही ये होता है कि अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, चॉइस करनी पड़ रही है। अगर आपको चॉइस ही नहीं करनी पड़ रही है, आपके पास अथाह पैसा है, तो फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी क्या आपको? बिल्कुल नहीं होगी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पे क्या आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या तो ये या तो वो। कभी कभी आप लोग भी इस प्रॉब्लम में फंस जाते हो। आपको अगर पॉकेट मनी मिलती हो और अगर आपको बोला जाए कि बेटा यही पैसे हैं, अब या तो यहाँ से तुम मूवी देख लो या तो तुम इससे तुम अपनी फीस भर लो, तो यहाँ पे क्या आएगी बेटा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी कि नहीं आएगी। और वहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है। सो द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक यूज़ ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज, यही है बेटा। यहाँ पे जो स्केयर्स रिसोर्सेज हैं, इन स्केयर्स रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज़ करना, इकोनॉमिकली यूज़ करना, और उसके लिए क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है। यही क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। तो व्हाट आर द कॉजेस, है ना। तो व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, भाई क्या कारण होते हैं जिनके वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, वो मैंने आपको एक एक करके सब उसमें समझा दिया। तो देखो क्या क्या वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहला क्या है, अनलिमिटेड वांट्स। भाई एज ए ह्यूमन बीइंग्स वी हैव व्हाट, अनलिमिटेड वांट्स, लेकिन इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मींस, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं बेटा, स्केयर्स हैं। वो रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हैं, इकोनॉमी में कम अवेलेबल है। तो ह्यूमन वांट कैसी हैं बेटा, अनलिमिटेड, एंड नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स फुल्ली। भाई कोई भी आदमी या कोई भी मैन, है ना, कोई भी ह्यूमन बीइंग उसकी जितनी भी वांट्स हैं उसे क्या नहीं कर सकता, सेटिस्फाई नहीं कर सकता। Wants of all members of the society cannot be fully satisfied at a given time। अगर एट ए गिवन टाइम अपन ये कोशिश करें कि आपकी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, बताया था ना आपकी इकोनॉमी में बेटा रिच हैं, है ना, आपकी इकोनॉमी में मिडिल क्लास पीपल हैं, और आपकी इकोनॉमी में कौन है बेटा, पुअर है। तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम अपन क्या नहीं कर सकते, अपन इन तीनों लोगों की वांट को फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। द रीज़न इज़ क्योंकि इतने रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलो एक चीज़ बताता हूँ। इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से जितने आपके पास में मवेशी हैं, यानी काऊ और बफेलोज हैं, जो क्या देती हैं, मिल्क देती हैं, और जितनी मिल्क की डिमांड है इतने काऊ और बफेलोज है ही नहीं, मतलब कि इतना मिल्क प्रोड्यूस हो ही नहीं पाता जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, या जितनी मिल्क की क्या है, डिमांड है। आया समझ में कि नहीं आया? मतलब कि अगर एक टाइम पे पूरा मिल्क को इकट्ठा करके पूरे देश में बांटा भी जाए तो भी सबकी वांट क्या नहीं हो पाएगी, सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। रीज़न क्या है, यही है कि भाई वांट कैसी है, अनलिमिटेड है, लेकिन मीन्स टू सेटिस्फाई दैट वांट वो कैसी है बेटा, वो कम है। रिसोर्सेज कैसे हैं, कम है। ये रहा सेकंड पॉइंट। लिमिटेड और स्केर्स मीन्स, ठीक है, अपने पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं बेटा, स्केर्स हैं, यानी कि वो कैसे हैं, कम है ना। साधन कैसे हैं, कम। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड और स्केर्स, यानी कि जो भी अपने पास में गुड्स एंड सर्विसेज जो कि ह्यूमंस की वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, वो अपने पास में कैसे अवेलेबल हैं, या तो वो लिमिटेड हैं, लिमिटेड मतलब उनकी जो क्वांटिटी है वो कैसी है, कम है, ठीक है, और या तो वो कैसे हैं, स्केर्स हैं, यानी कि वो बहुत ही कम है डिमांड के कंपैरिजन में। आगे आ जाओ। तो दीज गुड्स आर कॉल्ड स्केर्स, इनको क्या बोला जाता है, इन्हें स्केर्स बोला जाता है। स्केर्स का मतलब समझ में आ गया ना, स्केर्स का मतलब जितनी उसकी डिमांड है ना, उसके कंपैरिजन में उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कैसी है, कम है। समझ में आया? जैसे कि किसी चीज़ को 10 लोगों को ज़रूरत है, लेकिन अवेलेबल सिर्फ कितने लोगों के लिए हो पाएगी, 5 या 6 लोगों के लिए ही अवेलेबल हो पाएगी। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा, स्केर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वाई
आवर रिसोर्सेज आर स्केर्स, तो बिकॉज देयर डिमांड इज़ ग्रेटर देन देयर सप्लाई। ये आ गया कि भाई उनकी डिमांड कैसी है, ज़्यादा है, और उनकी सप्लाई कैसी है, उनकी सप्लाई कैसी है, कम है। उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, स्केर्स। सो नो मैटर व्हाट द प्राइस इज, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी प्राइस कैसी है। समझ में आया? उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी प्राइस कितनी है। अगर उसकी डिमांड क्या है, ज़्यादा है, और उसकी सप्लाई कैसी है, कम है, तो उसे क्या बोला जाता है, स्केर्स मीन ही बोला जाता है, या स्केर्स रिसोर्सेज ही बोला जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ। थर्ड क्या है यहाँ पे, अल्टरनेटिव यूजेस। अब एक तो प्रॉब्लम क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं वो वैसे ही स्केर्स हैं, मतलब कि वो वैसे ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, और उनकी डिमांड कैसी है, ज़्यादा। ऊपर से इन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ कैसा है, अल्टरनेटिव है। कैसा है, अल्टरनेटिव। मैंने बताया ना, जैसे कि मनी का यूज़ आप ग्रॉसरी खरीदने में भी कर सकते हो। मनी का यूज़ आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, टीवी, फ्रिज, है ना, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, है ना, ये सब भी आप खरीदने में कर सकते हो। और आप क्या खरीदने में कर सकते हो, बुक्स, आपकी एजुकेशन, घूमना फिरना, ट्रैवल, टूरिज़्म, है ना, ये सब में भी आप कर सकते हो। मतलब मनी के कितने सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं कि नहीं, है ना। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा, रिसोर्सेज है कि नहीं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है कि नहीं। आपके घर में जो वुड लग रही है, आपके घर में जो आयरन लग रहा है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे रिसोर्सेज के क्या से यूजेस हैं बेटा, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। यही आयरन का यूज़ डैम बनाने में भी किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यही वुड का यूज़ घर बनाने में भी किया जाता है, हॉस्पिटल बनाने में भी किया जाता है, स्कूल्स बनाने में भी किया जाता है। तो यहाँ पर जब इनका यूज़ करने की बारी आती है तो क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है कि क्या बनाए। ठीक है, तो ये इनका अल्टरनेटिव यूजेस के वजह से और अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अपने को और क्या करना पड़ता है, चॉइस। मनी में आता है कि नहीं आता? सबसे पहले बेटा, जब भी घर में, चाहे आपके पापा बिजनेस करते हों, चाहे जॉब करते हो, सबसे पहले ग्रॉसरी की लिस्ट बनती है, क्योंकि क्या आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। समझ में आया? आ जाओ। तो अल्टरनेटिव यूजेस में अनदर कॉजेज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ दैट लिमिटेड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। एक तो ये रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं, ऊपर से इनका इस्तेमाल कैसा है, अल्टरनेटिव। यानी आप इन्हें अलग अलग जगह पे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस ये लो, मिल्क का एग्जांपल दे रखा है, मैंने अभी बताया था। मिल्क इज़ स्केर्स। मिल्क कैसा है भाई, स्केयर कमोडिटी है, स्केर्स कमोडिटी है। इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग चीज़। मिल्क का इस्तेमाल चीज़ में भी बनाने में कर सकते हैं, आइसक्रीम में भी कर सकते हैं, और रसगुल्ला में भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा। समझ में आ गया व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिव यूजेस? तो ये रीज़न है जिसके वजह से क्या आती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अरे चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स है क्या? तो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या है, आप बस इतना इतना देख लो। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये सेंट्रल प्रॉब्लम है किसकी, इकोनॉमी की। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए प्रोड्यूस करें। मैंने बताया था कि इकोनॉमी में कितने तरह के लोग हैं बेटा, रिच भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं। आपकी बुक में तो मिडिल क्लास को उड़ाई दिया होगा शायद, और कौन है, पुअर भी हैं। ठीक है ना। फिर आ जाती है एक और प्रॉब्लम बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे प्रोड्यूस करें, है ना। और फिर एक और प्रॉब्लम आ जाती है, वो क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, है कि नहीं। एक और प्रॉब्लम आती है कि भाई किन के लिए अपन क्या करें, प्रोड्यूस करें। तो एक तो व्हाट टू प्रोड्यूस, कि भाई क्या प्रोड्यूस करें, है ना, अमीरों के लिए, मतलब क्या प्रोड्यूस करें, पहली चीज़। दूसरा क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। मतलब अगर ये डिसाइड हो जाता है कि क्या प्रोड्यूस करें, तो फिर प्रॉब्लम आती है कि भाई कैसे प्रोड्यूस करें। फिर एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि ठीक है, कौन के लिए प्रोड्यूस करें, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये तीन प्रॉब्लम है, तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, जिन्हें अब अपन डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, आ जाओ। सबसे पहली अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आती है कि नहीं। जब भी क्या होता है, आपके पास में रिसोर्सेज होते हैं, बट इन रिसोर्सेज का यूज़ कैसा है बेटा, अल्टरनेटिव है कि नहीं, है ना। तो
यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आती है, ये डिसाइड करने में आती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस किया जाए। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज दैट व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस सो एज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट ऑफ द पीपल। सबसे पहली प्रॉब्लम इकोनॉमी की यही आती है कि क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, ताकि इकोनॉमी में आपके जितने भी लोग हैं, रिच हैं, पुअर हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट्स को क्या किया जाए, सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट मीन्स आर स्केर्स इन रिलेशन टू देयर वांट्स। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती किस वजह से, ये प्रॉब्लम इसी वजह से आती है क्योंकि द मीन्स टू सेटिस्फाई देयर वांट इज स्केर्स, यानी जो रिसोर्सेज अपने पास में है, अमीर को सेटिस्फाई करने के लिए, मिडिल क्लास को सेटिस्फाई करने के लिए, पुअर को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कैसे अवेलेबल हैं, वो अपने पास में स्केर्स अवेलेबल हैं, उनकी क्वांटिटी कैसी है, वो कम है, लेकिन उनसे सेटिस्फाई होने वाली वांट्स कैसी हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है ड्यू टू द फैक्ट दैट मीन्स आर स्केर्स इन रिलेशन टू देयर wants. So this problem is concerned with the problem of resource allocation. तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि रिसोर्स को लगाएं तो लगाएं कहाँ, मतलब क्या बनाने में रिसोर्सेस को लगाएं। तो ईच इकोनॉमी हैज़ देयरफॉर टू मेक ए चॉइस एज टू विच वांट इज टू बी इस शुड बी सेटिस्फाई एंड विच वन इट शुड फॉरगो। तो भाई चाहे कोई सी इकोनॉमी हो, चाहे एक अमीर इकोनॉमी हो, जैसे कि एक डेवलप्ड देश हो, डेवलप्ड देश मतलब अमीर होते हैं वो, तो चाहे एक अमीर इकोनॉमी हो, चाहे एक गरीब इकोनॉमी हो, चाहे एक मिडिल क्लास इकोनॉमी हो, चाहे मतलब देश के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उन देशों में भी क्या प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। समझ में आ गया। उसके पीछे का रीज़न क्या है, चाहे कोई सी ही इकोनॉमी हो, उन सब के पास में अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। क्या नहीं है, चाहे यूएसए हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, इन लोगों के पास में क्या नहीं है बेटा, इनके पास में अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। तो इनके पास में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि भाई क्या प्रोड्यूस किया जाए। तो इस वजह से जब भी ये अपने रिसोर्सेज को क्या करने जाते हैं, एलोकेट करने जाते हैं, मतलब जब भी ये अपने रिसोर्सेज को लगाने जाते हैं, तो लगाने से पहले इनको ये डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि भाई क्या प्रोड्यूस करें। तो उसमें आ जाती है इनको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है। तो टू मेक ए चॉइस एज टू विच वांट इज टू सेटिस्फाई एंड विच वन इज इट शुड फॉरगो। तो यहाँ पे इन लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि भाई इस रिसोर्सेज से अपन क्या करें। समझ में आया कि नहीं, हॉस्पिटल बनाएं कि स्कूल बनाएं, समझ में आया, क्लियर है। तो नाउ दे हैव टू डिसाइड, तो उनको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि हॉस्पिटल बनाएं या स्कूल बनाएं। तो उनको एक को फॉरगो करना पड़ेगा, यानी एक उसको जाने देना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब व्हाट टू प्रोड्यूस में भी कितने डिसीजन होते हैं, दो डिसीजन होते हैं, टू फोल्ड डिसीजन होते हैं। एक तो होता है व्हाट टू प्रोड्यूस और दूसरा होता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, फर्स्टली द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। For instance, which of the consumer goods like sugar, cloth, wheat, ghee, etc. are to be produced, and which of the capital goods like machine, tractor, etc. are to be produced. Similarly, choice has also to be made between the production of wartime goods like rifles, guns, tanks, and peacetime goods like bread and butter. तो लो भाई, इस तरह से अपने को क्या करनी पड़ती है, पहले डिसाइड करना पड़ता है कि भाई कैपिटल गुड्स बनाए या कंज्यूमर गुड्स बनाए। इसलिए अपन ने चैप्टर में पढ़ा था कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, है ना। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनसे प्रोडक्शन की जाती है, जैसे कि मशीन, प्लांट, फर्नीचर, ट्रैक्टर, है कि नहीं। और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, ब्रेड, बटर, ये सब आपके क्या होते हैं बेटा, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, शर्ट, क्लोथ, है ना, ये सब चीज़ें। और एक और चीज़ में अपने को क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है कि भाई वॉर गुड्स बनाएं क्या, राइफल, गन्स, ये सब बनाएं कि नहीं बनाएं, या पीस टाइम वाले गुड्स यानी कि ब्रेड, बटर बनाएं कि नहीं बनाएं। तो ये अपने को इनमें डिसाइड करना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस। चलो ये तो डिसाइड कर लिया, उसके बाद फिर एक और डिसीजन लेना पड़ता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि भाई ये तो डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, लेकिन कितना। तो when an economy has taken a decision as what goods or services are to be produced, then it has to decide about the quantity. फिर उसको किसके बारे में डिसाइड करना पड़ता है, फिर उसको क्वांटिटी के बारे में डिसाइड करना पड़ता है कि भाई कितनी क्वांटिटी क्या करें, प्रोड्यूस करें। हाउ मच ऑफ द कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ द कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कि भाई कितना, कि अगर
ट्रैक्टर बनाने हैं तो कितने बनाने हैं, मशीन्स बनाने हैं तो कितने बनाने हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं जैसे कि शुगर हो गई, क्लोथ हो गया, वीट हो गया, घी हो गया, बनाना है तो कितना, हाउ मच. फॉर इंस्टेंस इफ एन इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द क्लोथ एंड वीट विद इन ए गिवन पीरियड विद द लिमिटेड मीन्स देन इट विल हैव टू प्रोड्यूस लेस ऑफ मशीन्स. ये भी होता है बेटा. अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि कितने क्लोथ्स बनाने हैं या शर्ट बनानी है, शुगर बनानी है, घी बनाना है, ये डिसाइड कर लिया तो आपके रिसोर्सेज कहाँ चले गए, उसमें चले गए. ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, इकोनॉमी में मशीन्स यानी कि कैपिटल गुड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, कम प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं उतने ही हैं. तो आपने आधे से ज़्यादा रिसोर्सेज कहाँ लगा दिए, कंज्यूमर गुड्स बनाने में लगा दिए, तो ऑटोमेटिकली किसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, आपके कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी. आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद में प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, है ना. व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस, कि भाई कैसे प्रोड्यूस करें. बेटा गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स बनाने की दो तरीके होते हैं. एक तो गुड्स बनाए जाते हैं हाथ से और एक गुड्स बनाए जाते हैं मशीन से. तो ये दो टेक्निक होती हैं. एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ये है, और एक होती है लेबर इंटेंसिव. तो अब अपने को यहाँ पे चॉइस करना पड़ता है फिर से कि भाई कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें. आ जाओ. तो द सेकेंड मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज़ हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स और हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन. तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भैया प्रोड्यूस करें तो कैसे प्रोड्यूस करें, है कि नहीं, लेबर से प्रोड्यूस करवाएं या मशीनों से प्रोड्यूस करवाएं. तो दिस प्रॉब्लम इज़ कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. तो यहाँ पे अब एक और प्रॉब्लम आ जाती है, अपने को यहाँ पे चॉइस करना पड़ता है कि भाई कौन सी टेक्निक यूज़ करें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें. समझ में आया कि नहीं. तो यहाँ पे कैसे चॉइस किया जाता है, यहाँ पे इस तरह से चॉइस किया जाता है कि भाई अगर आपको क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्या चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए बेटा, क्वालिटी चाहिए, है कि नहीं. दूसरा अगर आप क्या चाहते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. अच्छा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या होता है, कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन. तो फिर आप किसको चूज़ करोगे बेटा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करोगे, क्योंकि मशीन ही होती हैं जो पहली यूनिट से लेके आखिरी यूनिट कैसी बनाती हैं, सेम क्वालिटी में बनाती हैं. मशीन ही होती हैं जो क्या करती हैं, कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में 80% काम अगर अपन बोलें तो कौन करता है, लेबर करता है. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में 80% काम कौन करती हैं, मशीनें करती हैं. ठीक है. तो लेबर इंटेंसिव काम किससे किया जाता है बेटा, हाथों से किया जाता है. पूरा काम किससे किया जाता है, हाथों से. तो यहाँ पे ये हो सकता है कि पहली यूनिट की जो क्वालिटी हो और आखिरी यूनिट की जो क्वालिटी हो उसमें क्या आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है कि नहीं. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्वांटिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, क्या ज़्यादा प्रोड्यूस होगी बेटा, क्वांटिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. लेकिन लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होंगी, क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस अपने हाथों से बनाते हैं तो फटीक वो बोर हो जाते हैं. एक रीज़न ये भी होता है, पहली यूनिट की क्वालिटी वैसी नहीं रहेगी जैसी लास्ट वाली यूनिट की होगी. लेकिन अपन यहाँ पर भी कौन सी टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते, पूरा टाइम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आप यूज़ नहीं कर सकते. अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपके पास बड़ी बड़ी मशीन ख़रीदने के रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपको कौन सी टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा. समझ में आया. तो एक तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो भी जाए तो अगली प्रॉब्लम क्या आ जाती है, हाउ टू प्रोड्यूस, कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज अब कैसे प्रोड्यूस करें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक से करें. ठीक है, आया समझ में. तो इसके बारे में और आप अपनी बुक में पढ़ लेना, नहीं आया समझ में तो मैं और अच्छे से समझा दूंगा. चलो, तो सेकंड प्रॉब्लम हो गई हाउ टू प्रोड्यूस. तीसरी प्रॉब्लम क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि भाई किन के लिए प्रोड्यूस करें, है ना.
अब इकोनॉमी में कौन है बेटा, इकोनॉमी में देखो ये कौन है भाई, रिच भी है, और इकोनॉमी में कौन है बेटा, पुअर भी है। ये दोनों लोग हैं इकोनॉमी में। तो अब प्रॉब्लम आती है ये डिसाइड करने में कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि भाई किसके लिए प्रोड्यूस करें। Owing to the limited resources, an economy cannot produce goods for all the sections of the society to the extent desired। तो भाई अगर अपन देखा जाए तो जो अपनी सेक्शन है सोसाइटी के, उसमें 3 तरह के लोग मिल जाएंगे, रिच, सेकंड आपके मिडिल, और थर्ड आपके कौन मिल जाएंगे बेटा, पुअर। ये 3 सेक्शन है आपकी सोसाइटी के। तो ये पहला क्या बता रहा है बेटा कि ओइंग टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, एक तो रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज से अपन इकोनॉमी में कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अपन जितने भी सेक्शन है, रिच है, मिड है मतलब मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, इन सभी के लिए अपन क्या नहीं कर सकते, गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है। ब्रॉडली एवरी इकोनॉमी हैज़ 2 सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, रिच एंड द पुअर। बोला था आपकी बुक में भी क्या करेंगे ये लोग, हटा देंगे बेचारे मिडिल क्लास को। तो इकोनॉमी में कौन कौन बचा बेटा, रिच बचा और पुअर ही है ना। एक तरह से मिडिल क्लास को क्या मान लिया है, रिच मान लिया है। ठीक है, आ जाओ। तो सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ़ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पुअर, कि भाई अगर पुअर के लिए ही गुड्स बनाए गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसको प्रमोट किया जा रहा है, सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जा रहा है। पुअर के लिए गुड्स बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे राशन दिया जा रहा है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, फ्री में राशन दिया जा रहा है गरीबों को, है ना, उनको एजुकेशन दी जा रही है जो कि बहुत अच्छी बात होती है ना, खाना दिया जा रहा है ना, और क्या बोलते हैं, हेल्थ की जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो दी जा रही हैं जो कि एक अच्छी बात है ना। तो ये क्या प्रमोट कर रहा है, अगर किसके लिए गुड्स बनाए जा रहे हैं, अगर मोर गुड्स सिर्फ किन के लिए बनाए जा रहे हैं, पुअर के लिए बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है बेटा, सोशल वेलफेयर को क्या करा जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी और प्रमोट द इक्वालिटी। अब इसके वजह से क्या होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं तो इससे आपकी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, यानी कि जो अमीर और गरीब में जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रमोट इक्वालिटी, और इससे क्या बढ़ेगी, इससे इक्वालिटी बढ़ेगी। बट देयर इज़ ए हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट। हाँ भाई, अगर आप सिर्फ गरीबों के लिए क्या बनाओगे, गुड्स बनाओगे, तो गरीबों को गुड्स बनाओगे तो बेटा वो ज़्यादातर गुड्स वो लोग क्या करेंगे, कंज्यूम ही करेंगे। ठीक है, उससे अपनी देश की जो इनकम होगी वो कैसी होगी, लो होगी। अगर अपने देश की इनकम लो होगी, क्योंकि देखो गरीबों को कौन से गुड्स चाहिए, बेसिक, उन्हें क्या चाहिए बेटा, बेसिक गुड्स चाहिए। बेसिक गुड्स उनको अगर सरकार अवेलेबल कराएगी भी तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन या कमाएगी क्या, उनसे कमाएगी ही नहीं। और अगर कमाएगी तो कैसा कमाएगी, कम कमाएगी। अगर कम कमाएगी यानी अगर इनकम लो होगी, क्या होगी, अगर इनकम क्या हो जाएगी, लो, अगर इनकम क्या हो जाए, लो हो जाए। अगर इनकम लो हो जाएगी तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो अपनी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ जाओ देखो, सो बट देयर इज़ ए हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट। तो उसकी हिडन कॉस्ट क्या है, बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोड्यूसर वुड रिमेन लो। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स गरीबों के लिए गुड्स बनाएंगे तो गरीब बेटा ज़्यादा पैसे तो देंगे नहीं, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लो प्रॉफिट्स वुड मीन्स लो इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉफिट कम होगा तो जो इन्वेस्टर है, वो प्रोड्यूसर है, वो इन्वेस्ट भी कैसा करेगा बेटा, कम करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट कम करेगा इम्प्लाइंग टू लो जीडीपी ग्रोथ। तो अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो उससे क्या होगा, जीडीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपके देश में बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। समझ में आया। सो द इकोनॉमी वुड रिमेन बैकवर्ड फॉर द लॉन्ग टाइम टू कम। तो इसलिए अपनी इकोनॉमी क्या रहेगी, ज़्यादा टाइम तक क्या हो जाएगी, बैकवर्ड ही रहेगी, और सालों लग जाएंगे अपनी इकोनॉमी को क्या होने में, डेवलप्ड बनने में। थस देयर इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है चॉइस की, कि सोशल इक्वलिटी या जीडीपी, क्या करें कि भाई समाज में इक्वलिटी लाएं या अपनी जीडीपी को क्या करें, बढ़ाएं। समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल सा फंडा है बेटा। खुद एक प्रोड्यूसर बन के सोचो कि अगर तुम लोग गरीबों के लिए गुड्स और सर्विसेज बनाओगे तो क्या आप उनसे ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते हो, आप उनसे ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं कर सकते। या तो आपको उन्हें सर्विस फ्री में देना पड़ेगी, या तो आप उनसे सिर्फ उतना ही पैसा ले सकते हो जितना कि वो सर्विस, यानी जितने की आपको कॉस्ट पड़ रही है। चलो, और अगर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले भी लो
तो आप बस नाम मात्र का प्रॉफिट ही उनसे आप कमा सकते हो। तो जब आपकी इनकम कम हो जाएगी, मतलब जब आपका प्रॉफिट कम होगा, तो आपकी सेविंग भी कैसी होगी, कम होगी। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट कम हुआ, तो आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो कम हो गया, मतलब क्या कम हो गई, जीडीपी कम हो जाएगी। समझ में आया। तो यहाँ पे भी क्या आती है बेटा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है कि भैया क्या करें, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई कि भाई सोशल इक्वलिटी लाएं कि समाज में इक्वलिटी लाएं, या जीडीपी को क्या करें, ग्रो करें। आ गया एक और प्रॉब्लम समझ में, ठीक है। चलो, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, इस सेशन को यहीं रोक देते हैं, है ना। अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो एक भी क्लास, ताकि आपकी मिस ना हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।